पाठ 3 कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास। इस पाठ के बारे में एक बार जान लेते हैं। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्य काल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम, कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। इसी का वर्णन आप देखते हैं ब्रजमोहन व्यास इस पाठ में आपको करते नजर आएंगे। ठीक है। सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहाँ का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊं। 2.5 मील तो है ही है। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया। कील कांटे से दुरुस्त था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। तो आपको लेखक ने सबसे पहले बताया कि 1936 की बात है। पहले से तय था कि कौशाम्बी जाना था। कौशाम्बी गए हुए थे और सोचा कि चलिए, जब वहाँ का काम निपटा लिया तो सोचा कि चलिए दिन भर है, पूरा समय है, तो पसोवा हो आते हैं। 2.5 मील का सफ़र था, तो ये पसोवा के लिए रवाना हो गए। पसोवा के बारे में वो बता रहे हैं कि पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। यहाँ पर जैनों का एक मेला लगता है, जो साल में एक बार लगता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर छोटी सी पहाड़ी है, जहाँ की गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। यह भी किंवदंती है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। इस किंवदंती होती है, यानी कि कही सुनी बातें हैं। एक दांत से निकली दूसरे तक पहुंची, दूसरे के मुंह से निकली चौथे तक पहुंची। तो अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने एक स्तूप बनवाया था यहाँ पर, जिसमें महात्मा बुद्ध के बाल और नाखून रखे हुए हैं। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अवशेष नहीं रह गए, परंतु वहाँ एक पहाड़ी अवश्य है। निवेशः शैलानाम तदमिति बुद्धिम दृढ़यति, भवभूति ने कहा है। पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज़ तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मन के मिल गए। लेखक अपने बारे में बता रहा है और इस पर बार बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता का क्या अर्थ है और यह लेखक ने किस संदर्भ में कहा है। तो हम बताएंगे कि लेखक जो है ये इसलिए कहना चाहता है कि इसका पहले तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो कहीं भी जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। कुछ ना कुछ काम की चीज़ अपने संग्रहालय के लिए लेखक लेकर ही लौटता है। तो जिस जगह वो गया था, पसोवा गया, वहाँ तो उन्हें कोई काम की चीज़ नहीं मिली, लेकिन उन्होंने क्या किया, गांव के अंदर ही उन्हें कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके उन्हें मिल गए थे, जिन्हें उन्होंने रख लिया था अपने पास। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। कौशाम्बी आने के लिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी।
वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब आप ही बताइए, मैं करता ही क्या? यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी, न कुकर भूखा न पहरू जागा। मूर्ति अच्छी थी, पसोवे से थोड़ी सी चीज़ों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। इसे लाकर नगरपालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। तो अब लेखक ने आपको क्या बताया कि कौशाम्बी ये वापस लौट रहे थे, दूसरी रास्ते से गए। वहाँ रास्ते में इन्हें चतुर्मुख 4 मुखों वाली शिवजी की एक मूर्ति दिखी। अब ये मूर्ति सामने रखी हुई है, आसपास कोई देखने वाला नहीं। तो लेखक कहता है कि जैसे बिल्ली के सामने उसने व्रत रखा हो और चूहा सामने से आ जाए तो बिल्ली को तो उसे खाना पड़ेगा ना। ऐसे ही ब्रजमोहन व्यास एक संग्रहालय के लिए काम कर रहे हैं, दर बदर भटकते फिरते हैं कि कहीं कुछ चीज़ हाथ लग जाए महत्वपूर्ण संग्रहालय के लिए। उन्हें अगर इस तरह से एक मूर्ति मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे? अपने धर्म का पालन। और यही उन्होंने किया और उठा लिया इधर उधर देखते हुए मूर्ति को। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहां से अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मान सिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर होता था। और कैसे ना हो, अपना सोना खोटा तो परखवैये का कौन दोष। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95% उनका संदेह सही निकलता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। अब आप देख रहे हैं हुआ क्या है जी, मूर्ति तो उठा लाए, लेकिन गांव वालों ने देख लिया कुछ दिनों में कि मूर्ति गायब है। अब सबका शक इन्हीं पर, और क्यों ना हो 95% तो खुद ही कह रहे हैं कि शक सही निकलता था। अब हुआ ये कि वे सभी लोग इनके दफ्तर में पहुंच गए। चपरासी ने आकर इत्तिला की कि पसोवे के निकटस्थ एक गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा माथा ठनका। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया, उसमें बूढ़े जवान स्त्रियां बच्चे सभी थे। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के भी कुछ लोग साथ में चले आए हों। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज मेरे मस्तक पर हसबाबुल चंदन था। जब से शंकर भगवान हम लोगन का छोड़ के हियाँ चले आए, गांव भर पानी ना पिहिस, और तब तक ना पी जब तक भगवान गांव ना चली हैं। अब हम लोगन का प्राण आपे के हाथ में है। आप हुक्म देओ तो हम भगवान को लेवाए जाए। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी ना लाता। मैंने तुरंत कहा, आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं शेड पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तुड़वाया। दूर से दफ्तर वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों के साथ लेकर लॉरी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गांव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था। अब ब्रजमोहन व्यास जो हैं, आप देख रहे हैं उन्हें किस तरीके से उन्होंने मूर्ति उठा ली और गांव वालों को देखकर वो मूर्ति उन्हें वापस करनी पड़ी। और वो अंत में कहते हैं कि क्या करें, अगर वो ऐसे संबंध गांव वालों से नहीं बना के रखते तो आगे के समय में संग्रहालय के लिए चीज़ें इकट्ठी करने में उन्हें दिक्कत हो जाती। यह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष मैं फिर कौशाम्बी गया और गांव-गांव नाले खोले घूमता फिरता झक मारता रहा। भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता।
अगर बीच बीच में छठे छमा से कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण न मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता, बराबर यही सोचता कि न जाने के ही भेष में नारायण मिल जाएं। और यही एक दिन हुआ। खेतों की डांट डांट जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी, सिवाय सिर के पदस्थल तक वह संपूर्ण थी। अब लेखक को एक मूर्ति दिखती है, बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा, वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी तमक कर आई और कहने लगी, बड़े चले हैं मूरत उठावे, ई हमार है, हम न देबे। 2 दिन हमार हर रुका रहा, तब हम इनका निकरवावा है, ई नुकसान कौन भरी, हम समझ गए। बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं। संस्कृत साहित्य का वचन याद आया, उद्वेजयति दरिद्रम पर मुद्राया झणत्कारम। दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है। उसी का आश्रय लिया। मैंने अपनी जेब में पड़े हुए रुपयों को ठनठनाया। मैं ऐसी जगहों में नोट वोट लेकर नहीं जाता, केवल ठनठनाता। उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा, ठीक है तो कहत हो बुढ़िया, ई 2 रुपया ले ओ, तुम्हार नुकसानों पूरे हो जाए। ई हिया पड़े अंड से करी हैं, न डेहरी लायक न बंडेरी लायक। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, भैया हम मने ना ही करे, तुम ले जाओ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ब्रजमोहन व्यास ने संग्रहालय के लिए काम किया और कम से कम रुपए खर्च करके वो कितनी शानदार चीज़ें संग्रहालय के लिए इकट्ठे करते रहे। हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि आम जनता की भी यह जिम्मेदारी होती है कि जो इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, उन्हें अपने पास न रखकर सरकार को देना चाहिए। ये स्वतः ही होना चाहिए कि हम संग्रहालय को ऐसी चीज़ें दान करें। अब जो लोग दान नहीं करना चाह रहे, उनके लिए ब्रजमोहन व्यास जैसे लोग हैं जो कहीं से कुछ भी लाने में सक्षम हैं। वही चीज़ हमने यहाँ देख ली। आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगर पालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखलाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीज़ें खरीदता फिरता है। मैं पहले कैसे समझ पाता। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, प्राप्ते वसंत समये काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है। परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है? रुपयों में बतावें तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ब्रजमोहन व्यास साफ कह रहे हैं कि अगर उनके पास ईमान होता, यदि वे सोचते कि अरे इसे पैसे देने हैं, उसे पैसे देने हैं, या जैसे भी बुढ़िया ने कहा था कि 2 दिन मेरा हल रुका रहा, इतनी मेहनत से इसे निकाला है, तो ब्रजमोहन व्यास में अगर ईमान होता तो क्या वो इसे इकट्ठे ले आते 2 रुपये देकर? मुश्किल था। सोचते, उफ 2 दिन का इसको पैसा दूं, अरे मेहनत भी लगी होगी, पता नहीं अपने आप तो निकाला भी नहीं होगा, किसी और से निकलवाया होगा, मजूरी हो सकता है दी हो। इस तरह के सवाल उनके मन में आते ही नहीं थे। यदि आते तो इतना बड़ा संग्रहालय वो बना ही नहीं पाते बिना पैसों के। आगे देखते हैं। अब इनके यहाँ एक आए हैं, हाँ, संग्रहालय में फ्रांसीसी व्यक्ति आया है और इन्हें बाद में पता चलता है कि वह एक डीलर है।
जो इस तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदता बेचता फिरता है। उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा, आप उस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपये में बेचेंगे? इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियां मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था। अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत में कहा, यह एक ही रही, चोर के घर छिछोर बैठा। फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। यानी ब्रजमोहन व्यास को उन्होंने लालच दिया कि आप 10,000 रुपये ले लीजिए और मुझे मूर्ति दे दीजिए, पर ब्रजमोहन व्यास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था, जो 2 रुपये में मिली और 10,000 रुपये उस पर न्यौछावर कर फेंके जा रहे हैं। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे बेसिर पैर की हैं, पर बात ऐसी नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ऐसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है। इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया। शेर तो रोज मिलता नहीं, पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। शेर की केवल आशा मात्र रहती है, परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। अब जब उन्हें ये पता चल गया कि मैं ऐसी मूर्ति ले आया हूँ जिसकी कीमत 10,000 तो मुझे ही मिल रही है, यानी वो मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत महंगी होगी, उसकी कीमत उस समय में भी बहुत बड़ी होगी, तो एक आश्वासन मिल जाता है स्वयं को कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका कितना महत्व है, वह कितना बढ़िया काम है जो मैं कर रहा हूँ, और उससे व्यक्ति और अधिक प्रेरित होता है अच्छे कर्म करने के लिए और उस काम में और आगे बढ़ने के लिए। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे, मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे रौब था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। वहां किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमत का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। मजूमदार साहब को एक शिलालेख के बारे में पता चलता है, भद्रमत के शिलालेख के बारे में, और वो उसे उठाना ले जाना चाहते थे। गांव के एक जमींदार गुलजार मियाँ ने, जिनका गांव में दबदबा था, ऐतराज़ किया। गुलजार मियाँ हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैंने उनके भाई दिलदार मियाँ को म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांवों से पाषाण मूर्तियाँ, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। देख रहे हैं, दोनों का ही एक दूसरे से काम चलता था। मजूमदार साहब ने जब उसे ज़बरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। बोले, यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपये का बिक चुका है। अगर बिना व्यास जी के पूछे इसे कोई उठाएगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की, पर किसी की कुछ नहीं चली। गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इस सब की रिपोर्ट नॉन मिर्च लगाकर, मतलब नमक मिर्च लगाकर, दीक्षित साहब को दिल्ली भेजी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था, उसने करवट ली। एक दिन दीक्षित साहब का अर्ध सरकारी पत्र मुझे मिला, जिसका आशय यह था, कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियाँ भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है।
मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना रह भी नहीं सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है। खैर, यहाँ तक तो खून का घूंट किसी तरह पिया जा सकता था, पर इसके आगे उन्होंने लिखा, यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूति न रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है। एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है, वरुणास्त्र से पानी पानी हो जाता हूँ। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था, मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या न रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमत के शिलालेख को 25 रुपये का खरीदा है, पर आपके विभाग से विशेषकर आपके होते हुए झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपये देकर ले लें, मैं गुलजार को लिख दूंगा। इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेद प्रकट किया। विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गए, बात खत्म हो गई। अब देखिए, जो इंसान अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है वह किसी की नहीं सुनता, और यहाँ हम ब्रजमोहन व्यास में वह खूबी देख रहे हैं। जब भी आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा से कर रहे हैं, तो आप ना तो गलत इल्ज़ाम बर्दाश्त कर पाते हैं, ना ही किसी की कही हुई गलत बात बर्दाश्त कर पाते हैं। बाद में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपये लेकर उसने शिलालेख दे दिया। प्रयाग संग्रहालय में और भी भद्रमत के शिलालेख थे, कोई क्षति नहीं हुई, मतलब इन्हें कोई हानि नहीं हुई। वहाँ और भी इस तरह के शिलालेख थे। गरीब जमींदार को 25 रुपये मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख हो सकता है वहाँ संभव है और भी शिलालेख हों। अतः मैं हजियापुर के, जो कौशाम्बी से केवल 4-5 मील था, गया और मैंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके भाई को, जो म्यूनिसिपालिटी में नौकर था, साथ ले लिया था। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहायत पुख्ता सजीला कुआं था। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंबे थे, जिनमें एक से दूसरे तक 8 पहल पत्थर की बंडेर पानी भरने के लिए पड़ी हुई थी। सहसा मेरी दृष्टि एक बंडेर पर गई, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख लिखा था। मेरी तबीयत फड़क उठी, परंतु सजीले खंभों से खोदकर निकलवाने में हिचक हुई। गुलजार मियाँ मुझे असमंजस में देख तुरंत बोल उठे, सरकार अभिन खोदवाए देत है, सब आपेक तो है। हम सबन की देह आपकी पाली है, ई खंबन की कौन बिसात है। उन्होंने तुरंत उसे निकलवा कर हमें दे दिया। भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। ठीक है, आगे का पाठ हम पढ़ेंगे कल, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी, अब ये पाठ काफ़ी रहता है थोड़ा, फिर भी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था? फर्स्ट पेज पे ही आंसर है। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है, यहाँ से आप मार्क कर लेंगे इधर तक। ठीक, काफ़ी है इतना, बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर्स नहीं करने हैं, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, आंसर्स का पैटर्न चेंज ज़रूर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। समझाया है मैंने आप लोगों को, इससे क्या तात्पर्य है? लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया, ये भी वहीं पर लिखा है, आप मार्क कर लेंगे। और 2015 में ये प्रश्न आया था, तो इसके साथ ये लिखा गया था, सप्रमाण सिद्ध कीजिए। तो यही अर्थ हुआ, या तो ये बता, चाहे ये दे देंगे लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया, या ये कह देंगे कि सप्रमाण सिद्ध कीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। प्रश्न 2, चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने, ये वाला प्रश्न भी आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 कर सकते हैं। प्रश्न 4 कर सकते हैं, अपना सोना खोटा तो परखइये का कौन दोष, ये आप कर सकते हैं। गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा, दोनों प्रसंगों का स्पष्ट वर्णन करना है आपने। ठीक है, उपवास क्यों रखा? चतुर्मुख शिव की मूर्ति गायब होने के कारण, और कब तोड़ा? जब मूर्ति व्यास जी ने वापस दे दी।
छठा प्रश्न, लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ? आपको ये बताना है कैसे उसने सिक्कों को खनखनाया और 2 रुपये दिए, ये आपको बताना है, पूरा वर्णन करेंगे। 7वां, ईमान वाला प्रश्न आ गया, ये मैंने आपको समझा दिया, ये भी आप करेंगे। 8वां, 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपये क्यों न्यौछावर किए जा रहे थे? पूरा पैराग्राफ है इसमें व्यास जी का। 9वां, भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई? ये मैंने अभी अभी आपको बताया, यानी कि 9 प्रश्नों के उत्तर आपके पास आ चुके हैं। इन 9 प्रश्नों के उत्तर करने के बाद आप कल मुझे बताएंगे। आज का पूरा दिन है, कल का दिन है। 9 प्रश्न के उत्तर आपने लिखने हैं, साथ में जीवनी में आज सुबह आपको भेज चुकी हूँ। ये वाली नहीं देनी है आपने मुझे, जो मैंने आपको भेजी है वो मुझे जीवनी लिख करके दिखाने वाले हैं, जिन्होंने अभी नहीं दिखाई है वो लोग। ठीक है जी।